Hey, hello everyone. My name is शालू सिंह. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिनका नाम है कोलबर्ग थ्योरी. इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे अपना सिद्धांत दिया था. ठीक है, चलिए जानते हैं पहले कोलबर्ग थे कौन. कोलबर्ग का जन्म 1927 में हुआ था. ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था. यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे सही और गलत का निर्णय कैसे करना सीखते हैं. ठीक है, यह उनका मानना था कि नैतिक विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और यह विभिन्न चरणों में विकसित होता है. इनका सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित था. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है. ठीक है, तो नैतिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति में सही और गलत के बीच अंतर की क्षमता, मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों के विकास से है. मतलब कि बच्चे सही और गलत के बीच का जो अंतर है वो पता कर ले तो उसे नैतिक विकास कहते हैं. मान लो एक बच्चा है जो पहले चोरी इसलिए नहीं करता है ताकि वो डर से वो चोरी नहीं करना चाहता कि अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी. बाद में वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें नैतिकता आई और वो बाद में नैतिक रूप से गलत मानकर उसे चोरी नहीं करना है. मतलब वो मान लिया कि चोरी करना गलत बात होती है. उसमें धीरे धीरे नैतिकता आ गई. ठीक है, नेक्स्ट है मोरालिटी. नैतिकता क्या होती है. नैतिकता वह क्षमता है जिससे व्यक्ति सही गलत में अंतर समझकर उचित व्यवहार करे. जैसे कोई बच्चा है जिसे सही गलत का फ़र्क समझ आ गया है तो उस हिसाब से वो अपना व्यवहार करेगा. ठीक है, जैसे सच बोलना नैतिक व्यवहार, दूसरों की हेल्प करना नैतिक व्यवहार, चोरी करना अनैतिक व्यवहार. मतलब उसे सही और गलत के बारे में समझना ही मोरालिटी कहलाता है. कोलबर्ग के अनुसार बच्चा मोरालिटी का विकास चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे सही गलत के बारे में अधिक परिपक्व तरीके से सोचने लगते हैं. वही बात है कि जैसे जैसे उनकी एज होते जाते हैं वैसे वैसे बच्चों का सही और गलत के बीच में फ़र्क करना समझ जाते हैं. नेक्स्ट है मोरल डायलेमा. मोरल डायलेमा क्या होता है. नैतिक दुविधा क्या होता है. नैतिक दुविधा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को दो या अधिक विकल्प में से किसी एक को चुनना होता है. मतलब उसके पास ऑप्शन बहुत है बट कोई एक चीज़ उसे चूज़ करना है. ठीक है, जैसे सबसे प्रसिद्ध हिंज डायलेमा है जिसमें व्यक्ति एक हिंज बहुत गरीब रहता है, उसकी बीवी का तबीयत ख़राब होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है. डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिखा रहता है जो बहुत ही महंगी आती है और ये हिंज बहुत गरीब रहता है तो उसको उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा था कि मतलब वो दवा को, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि उस दवा को ख़रीद सके. तो वो मेडिकल स्टोर वाले से पहले बहुत रिक्वेस्ट करता है. ठीक है, तो रिक्वेस्ट करता है लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसे दवा नहीं देता है. तो या तो हिंज चोरी करे या तो वो अपने बीवी को ऐसे फीवर में बुखार में मरता छोड़ दे. यही कर सकता है. तो ये नैतिक दुविधा उसी से हुआ है. अब इससे दो क्वेश्चन बनेगा. क्या उसे अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा का चोरी करना चाहिए या अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए. अगर आप कानून के हिसाब से देखोगे तो दवा चुराना गलत बात होगी. अगर आप मानवीय दृष्टि से देखोगे तो पत्नी की जान बचाना सही है. ठीक है, तो यह स्थिति मोरल डायलेमा कहलाती है क्योंकि दोनों विकल्पों में नैतिक संघर्ष है. कोलबर्ग ने लोगों के नैतिक तर्क मोरल रीजनिंग को समझाने के लिए मोरल डायलेमा का उपयोग किया था. सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वही हिंज डायलेमा है. ठीक है, अब मोरल रीजनिंग क्या होता है. चलिए सबसे पहले उसको हम जानते हैं. नैतिक तर्क
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत के बारे में सोचता है और निर्णय लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हिंज दवा चुराए या नहीं। कोलबर्ग का मानना था कि किसी व्यक्ति का जवाब महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके जवाब के पीछे जो सोच महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी सोच को मोरल रीजनिंग कहते हैं। इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए थे इस पे, जिससे मतलब कि हिंज को चोरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इस पे उन्होंने अलग अलग बच्चों से अपना तर्क लिया। ठीक है, तो चलिए अब उनकी स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। कोलबर्ग थ्योरी में सबसे पहले उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे, फिर 6 स्टेजेस दिए थे। ठीक है, तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 लेवल स्तरों में बांटा है और 6 चरणों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्ण परंपरागत स्तर। इसमें क्या है, 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। चलिए जानते हैं कि क्या था वो। इस स्टेज में बच्चे सही और गलत पर निर्णय दंड और पुरस्कार के आधार पर करते हैं। ठीक है, वे समाज के नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें दंड से बचना और लाभ प्राप्त करना होता है। ठीक है, इस लेवल में ये है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेज क्या है, आज्ञा पालन और दंड। इस स्टेज में बच्चा सज़ा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है या नियमों का पालन करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा होमवर्क इसलिए करता है क्योंकि उसे डांट या सज़ा ना मिले। ठीक है, इस डर से वो होमवर्क करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत लाभ एंड विनिमय। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपने फ़ायदे के अनुसार निर्णय लेता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। इसमें टीट फॉर टैट है। ठीक है, इसमें जैसे कि अगर तुम अपना लंच बॉक्स मुझे दोगे तो मैं भी अपना लंच बॉक्स तुमसे शेयर करूँगी, तो इसमें टीट फॉर टैट है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। इसमें 10 से 13 वर्ष के बच्चे आते हैं। इस स्तर में व्यक्ति समाज, परिवार, स्कूल के नियमों को महत्व देता है। वह दूसरों की स्वीकृति और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है। ठीक है, इसमें स्टेजेस हैं। तीसरा स्टेज है गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। तो इसमें बच्चा समाज में प्रशंसा पाने और अच्छा कहलाने के लिए काम करता है। वह दूसरों को खुश रखने और उनके अनुसार या उनके अप्रूवल को पाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसे दूसरों को प्रशंसा और स्वीकृति मिले। ठीक है, जैसे कि विद्यार्थी टीचर और माता पिता को प्रशंसा पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था। इसमें बच्चे नियमों और कानूनों का पालन करते हैं क्योंकि वे समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। इस चरण में व्यक्ति कानून, व्यवस्था और सामाजिक नियमों का पालन करता है, अपना कर्तव्यों को समझकर करता है। उसे लगता है कि अगर नियम टूटेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे बच्चा स्कूल के नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि नियम सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसको हिंदी में उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं। इसमें 13 वर्ष के ऊपर के बच्चे आते हैं। ठीक है, इस स्तर में व्यक्ति केवल नियमों का पालन नहीं करता बल्कि उसके पीछे छिपे न्याय, सम्मान और मानव अधिकार के सिद्धांतों को समझता है। 5वां स्टेज है सामाजिक अनुबंधन या व्यक्तिगत अधिकार। इसमें व्यक्ति यह मानता है कि नियम लोगों के लिए भले के लिए होता है, नियम लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई नियम किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे नियमों को बदला भी जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति समझता है कि कानून समाज के हित के लिए बनाए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर बदला भी जा सकता है।
ठीक है, जैसे बच्चे विद्यार्थी सोचता है कि यदि कोई नियम विद्यार्थी के हित में नहीं है तो उसमें सुधार होना जरूरी है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यह नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है जहां व्यक्ति अपने स्वयं के आंतरिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही और गलत का चुनाव करता है, भले ही उसके लिए उसे कानून का विरोध ही क्यों न करना पड़े। यदि न्याय, समानता, सत्य और मानव गरिमा जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेना होता है, जिसमें विद्यार्थी किसी कमजोर छात्र का समर्थन करता है, भले ही बाकी लोगों से उसका विरोध करना पड़ जाए। तो इसमें इस स्टेज में क्या है, व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों या अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है, जैसे सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना, चाहे नुकसान ही क्यों ना होना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है कैरोल गिलिगन की आलोचना। कैरोल का मानना था कि कोलबर्ट की थ्योरी में जेंडर बायस्ड है। कोलबर्ट ने अपने शोध में अधिकतर लड़कों और पुरुषों को शामिल किया है, इसलिए उनकी थ्योरी पुरुषों की नैतिक सोच को अधिक दर्शाता है। ठीक है, उनका शोध मुख्य रूप से लड़कों और पुरुषों पे है। कैरोल के अनुसार महिलाएं नैतिक निर्णय लेते समय देखभाल, सहानुभूति और संबंधों को अधिक महत्व देती हैं। उनका मानना था कि अगर इस सिद्धांत में महिलाओं को भी शामिल किया जाता तो इस सिद्धांत का कुछ और ही बात होता। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि ये कोलबर्ग ने जेंडर बायस्ड किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने कोलबर्ग की थ्योरी को डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।